इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में आज हम डायफ्राम के कार्य है ना और उसके कुछ डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे और उस डिजीज में कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम प्रयोग करेंगे इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि चलिए डायफ्राम है क्या, कहाँ पर होता है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डायफ्राम के बारे में अच्छा से स्टडी किए थे, लेकिन उसके फंक्शन और डिजीज के बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो आज हम वही चीज़ देख रहे हैं कि डायफ्राम का एक्चुअली कार्य क्या होता है और उसके कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, है ना, और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम प्रयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायफ्राम का एक्सिस शेप्ड गुंबद के आकार की एक संरचना होती है जो हमारे थोरैसिक कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में स्थित रहती है। यानी हमारे थोरैसिक कैविटी के ऊपर है ना हार्ट, ओसोफेगस है ना, लंग्स, और थोरैसिक कैविटी के नीचे है ना आपको एब्डोमिनल रीजन में आपको स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन के बीच में है ना, यानी थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में आपका डायफ्राम स्थित रहता है। ये डोम शेप यानी आपको गुंबद के आकार की संरचना होती है ना। अब देखिए हमने पहले बताया था कि इस आपको गुंबद आकार की संरचना में बीच में डायफ्राम एक होल रहता है, छिद्र रहता है ना। ये डायफ्राम आपका डायफ्राम में इसका होल रहता है। उस होल के माध्यम से है ना आयोटा, ब्लड सप्लाई करने वाली नलिका आयोटा, और फिर उसमें आपको एसोफेगस है ना और आपको वेना केवा आपकी नलिकाएँ गुजरी रहती है, निकली रहती है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि डायफ्राम क्या होता है ना, उसकी संरचना क्या होती है। अब देख लेते हैं इसका फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होता है। डायफ्राम का मेजर फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आपका होता है हमारे सांस लेने की में मदद करता है। अगर डायफ्राम हमारे शरीर में नहीं रहे तो कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। जितने प्राणी हैं इस पृथ्वी पर है ना, सभी में डायफ्राम एक इम्पॉर्टेंट आपको रोल अदा करता है ना। तो डायफ्राम हमारे सांस लेने में मदद करता है ना। दूसरा नंबर, ये डायफ्राम जो बच्चे के जन्म के दौरान आपको मांसपेशियों में गति पैदा करके सुखपूर्वक प्रसव कराने में भी मदद करता है। मल मूत्र त्याग करने में भी आपको ये मसल्स, इसके मसल्स जो है आपको मदद करते हैं। और किसी भारी चीज़ को, सामान को हम नीचे से उठाते हैं तो उस परिस्थिति में भी मसल्स आपको मदद करते हैं। सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते हैं, दौड़ कर चढ़ते हैं, वहाँ आपको मसल से हमको मदद करते हैं। इसके अलावा आपको हमारे शरीर में लिम्फ का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी आपको प्रवाहित करने में, हमारे शरीर में लिम्फ कहाँ का प्रवाहित होता है उसको प्रवाहित करने में भी ये डायफ्राम आपको मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके डिजीज। सबसे पहला डिजीज का इम्पोर्टेंट डिजीज है आपको डायफ्रेमिक हर्निया। डायफ्रेमिक हर्निया क्या होता है ना। तो अभी हमने बताया कि डायफ्राम के बीच में एक होल होता है ना। तो उस होल के माध्यम से है ना ओसोफेगस, आयोटा और वेना केवा आपको बाहर निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे भ्रूणावस्था में रहते हैं, जन्म के पहले जब पेट में रहते हैं, उस परिस्थिति में वो डायफ्राम का डेवलपिंग नहीं हो पाता है। डायफ्राम का आपका मतलब अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है और नीचे के स्टोमक, इंटेस्टाइन या लीवर यानी एब्डोमिनल कैविटी के जो ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, कोई भी इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस होल के माध्यम से आपको ऊपर आ जाता है, आपको थोरैसिक कैविटी में आ जाता है। यानी इस होल के माध्यम से आपका एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी ऑर्गन, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, है ना, कोई भी ऑर्गन आपको बाहर निकल जाता है, थोरैसिक कैविटी की तरफ बढ़ जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं डायफ्रेमिक हर्निया। तो इस किस परिस्थिति में हो सकता है, जब आपको ये अनडेवलप रहेगा,
ये आपको डायफ्राम डेवलप नहीं हुआ या अधूरा रह गया तो ये आपको ये ऑर्गन जो है नीचे से ऊपर बढ़कर और उसको डिस्टर्ब करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, डायफ्रामिक हर्निया कहते हैं। अब इसमें डायफ्रामिक हर्निया में है ना, आपको जब उस तरह का केस आता है तो सबसे पहले ये डायफ्रामिक हर्निया को के चलते लंग्स पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, बच्चे सांस नहीं ले सकते हैं, है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसलियाँ चलने लगती हैं। उसी परिस्थिति में ये जो है आपको बच्चों में ही नहीं होता है, ये आपको बड़ों में भी हो सकता है। कभी कभी होता है कि कोई मतलब छुरा घोंप दिया इसमें, ये कट गया है ना, या चोट लग गया इस पर है ना, चोट से टूट गया तो वहाँ से भी आपको एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन उसमें घुस जाएंगे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए ये एक्चुअली सर्जरी का केस है ना, इसको दवा से हम नहीं ठीक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथी दवा से भी इसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं, है ना। इसको सर्जरी से फिर इसको भाग को बनाया जाता है और फिर ऑर्गन को नीचे करके इसके छिद्र में फिर आपको आयोट्रा, आपको फिर वेना केवा और एसोफेगस को फिक्स किया जाता है। सर्जरी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर की सबसे आपको इम्पोर्टेंट और डिजीज को तो जो रात दिन हमको देखने को मिलती है, हिकअप, हिचकी आना। हिचकी क्यों आता है ना, तो हिचकी देखिए, यह हिचकी आने का कारण क्या है, जब हम तीव्र मसालेदार भोजन का ग्रहण करते हैं या जल्दी जल्दी भोजन करना शुरू करते हैं, जब कहीं जाना है हड़बड़ हड़बड़ खाना शुरू कर दिए या जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू करते हैं, तो हलक हमारे एपिग्लोटिस रीजन से दो भाग जो निकलता है, एक श्वसन नलिका और एक भोजन नलिका। तो कभी कभी हम इस क्रम में आपको एपिग्लोटिस की क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है और भोजन या पानी का कुछ अंश अगर आपको चला जाता है लंग्स में, फेफड़े वाली, आपको लंग्स में फेफड़े वाली नलिका में, तो वहाँ पर एक तक जलन होता है और ये जो है डायफ्राम की क्रिया बढ़ जाती है, इसमें जलन होने लगता है, इसमें दर्द होने लगता है, इसमें क्रिया बढ़ जाती है। ये आपको इनवॉल्यूमेंट्री आपको मसल्स है, इसमें स्वतः गति होने लगती है, कस के ज़्यादा गति होने लगी और उस परिस्थिति में हिकअप होने लगता है, हिचकी आने लगती है। जब मानते हैं वो हिचकी आवाज़ के रूप में कैसे निकलती है, जब आपका ये डायफ्राम नीचे आएगा, फिर सांस ऊपर से नीचे आएगा, है ना, आपको फिर लंग्स को प्रेशर पड़ेगा, जल्दी जल्दी होने लगता है हिकअप के रूप में। आपको तीव्र, जिसमें जलन होने के चलते, आपको तीव्र जलन होने के चलते आपको ये क्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है और हिकअप आपको शुरू हो जाती है। तो हिकअप को ठीक करने के लिए आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आँख मूंद कर आप S1 दीजिए। पहले फर्स्ट डाइल्यूशन में S1 खिला दीजिए, है ना। उसके बाद आप 29 नंबर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं या W का ओरली भी आप पिला सकते हैं। अब यहाँ देखना है कि किस कारण से पेशेंट को हिकअप आ रहा है। तो हिकअप आने का बहुत सारा फैक्टर है, कारण है, जैसे तीव्र मसालेयुक्त भोजन हमने कहा, है ना, या जल्दी जल्दी पानी पी लेना, जल्दी भोजन ग्रहण कर लेना, उस परिस्थिति में हो सकता है। कभी कभी हमने बताया इसके पहले कि लीवर जो है, इसके दाहिने साइड नीचे लीवर रहता है, कभी कभी लीवर का इनलार्जमेंट हो जाने के चलते, बढ़ जाने के चलते आपको डायफ्राम पर नीचे से प्रेशर पड़ता है। तो डायफ्राम पर प्रेशर पड़ेगा तो उस समय डायफ्राम की क्रिया भी आपको एक्टिव हो जाएगी, जल्दी जल्दी होने लगेगी, या उसमें अवरुद्धता पैदा है, उसके चलते भी हिकअप आ सकता है। तो फिर उस परिस्थिति में आप लीवर का ट्रीटमेंट दीजिएगा, है ना, तब आप फिर आपका हिकअप को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर S1 और 29 नंबर इंजेक्शन से हमने आपको कई केस से हिकअप का ठीक किया है। कभी कभी हार्ट की फेल्यूर की स्थिति में भी हिकअप आने लगता है ना, या किडनी फेल्यूर की परिस्थिति में भी हिकअप आने लगता है। तो उस परिस्थिति में आप पूर्णतः बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन सा पेशेंट का ऑर्गन आपको मतलब में डिफेक्टिव है, उसके हिसाब से फिर उस ऑर्गन का भी आप ट्रीटमेंट देंगे, तब जाकर आपको
आप हिकअप को कंट्रोल कर लेंगे। जब हिकअप का मतलब डिजीज फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर स्पेशल फिर कुछ और उसमें जो मेडिसिन होगा हम उसको ऐड करके बताएंगे आपको, है ना। अब अगले वीडियो में हमने आपको फिर हम आपको मतलब डायफ्राम से अदर कोई डिजीज है तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे।